अच्छा, तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट मोल रेशियो के एट इक्विवेलेंस पॉइंट के बारे में। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 1:1 का मोल रेशियो जो हमारे पास था, वहाँ पर हमने बात करी थी, जो हमने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया था, बिल्कुल यहाँ पर हम उसी तरह से वैसे ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो मैंने ये काम किया हुआ है, जो कि काम है ये वाला, ये सारा जो ये काम है ना, ठीक है, ये किसी और के नोट्स में नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सर ने जो है वो डायरेक्ट करवाया है। ठीक है, तो डायरेक्ट में ना ये समझ नहीं आ रहा था, मतलब मुझे भी ना बहुत मुश्किल हो रही थी समझने में। तो फिर ये मैंने इसको मतलब कि खोल कर लिखा कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है। सही है, तो देखते हैं इसमें ना क्या हो रहा है। हमारे पास रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास इनिशियली हमें पता है कि 2.0 मिलीमोल्स हमारे पास जो है वो Fe+2 के मौजूद हैं, और एट इक्विवेलेंस पॉइंट की बात हो रही है तो हमें पता है कि MnO4 जो है वो 4 ml डाला गया होगा। और हमने पीछे कैलकुलेशन की है और हमें पता है कि 4 ml में 0.4 मिलीमोल्स होते हैं। अगर नहीं मतलब कि पीछे कैलकुलेट किया तो सबको अब तो मिलीमोल्स कैलकुलेट करना तो आ ही गए, तो सब मिलीमोल्स कैलकुलेट कर लें, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो, जो हमने शुरू में कॉन्सेंट्रेशंस की बात करी थी, वो शुरू से लेकर अभी तक सेम ही है डिफरेंट मोल रेशो में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशंस चेंज नहीं हो रही हैं। अच्छा, तो हमने कहा कि इनिशियली हमारे पास क्या है कि 0.4 मिलीमोल्स ऑफ MnO4 है, 2.0 मिलीमोल्स ऑफ Fe+2 है। ठीक है, तो इक्विवेलेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम क्या कहते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, अगर उसको होना है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसको रिड्यूस होना है तो वो रिड्यूस हो रहा है, और मैक्सिमम जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह से हमने उस चीज़ को फॉलो करते हुए हमने लिखा कि -0.4 -2.0, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3.2 कैसे आया, हमने पीछे देखा था कि हम जो है वो इस 0.4 से हम निकालेंगे कि हमारे पास 0.4 मिलीमोल्स जो हैं वो कितने प्रोटॉन्स को कंज्यूम कर रहे होंगे। ठीक है, 3.2 या इससे कुछ ऊपर नीचे भी अगर हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, खुद कैलकुलेट करके देख लेना। मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया है 3.2, सही है। क्योंकि पीछे हमने जो कैलकुलेट किया था वो 0.45 ml की मिलीमोल्स के लिए किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितने हैं, 0.4 मिलीमोल्स, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन स्लाइट डिफरेंस मिलीमोल्स ऑफ प्रोटॉन्स में यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा कि हमारे पास चेंजिंग ये आई, अब हमारे पास प्रोडक्ट में क्या चेंजिंग आ रही होगी कि 0.4 मिलीमोल्स बन रहे हैं Mn+2 के, और Fe+3 कितने बन रहे हैं, 2.0। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से इक्विवेलेंस पॉइंट पे होना चाहिए था। लेकिन फिर वही हम वैसे ही बात करेंगे कि हमारे पास जब हम प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा होता है, आ रहा होता है ना हमारे पास एक बैलेंस पॉइंट पे। तो इसी तरह से हम कहेंगे यहाँ पर कि हमारे पास रिएक्टेंट जो है वो सारा का सारा कंज्यूम नहीं हो रहा, बल्कि कुछ रिएक्टेंट जो है वो रिमेनिंग यहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से रिडॉक्स कपल जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है और हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मिल रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अब हमारे यहाँ पर क्या हम कंडीशन को यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि x जो है वो x मिलीमोल्स यहाँ पर बच रहे हैं। यहाँ पर 5x क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास जैसे हम पीछे कर रहे थे, जो भी हमारा x था उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पर लिख रहे थे ना, तो इसीलिए हमने 5x लिखा। ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन की बात नहीं करते हैं क्योंकि प्रोटॉन के तो हमें पता ही है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, हम देखते हैं कि अब जो है वो एम जो प्रोडक्ट साइड पे वहां पर कितने मिलीमोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब तो हमने ये बात नहीं करनी ना कि सारे के सारे जितने रिएक्टेंट हैं वो सारा का सारा प्रोडक्ट में वो हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर जिस तरह हमने 1:1 के मोल रेशो में बात करी थी कि अगर आइडियली मुझे लग रहा है कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने इतने अमाउंट का रिएक्टेंट लिया है और मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इतने ही अमाउंट प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये खदशा हुआ कि नहीं यार, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है वो अभी भी मतलब कि बनना बाकी है, या कुछ ना कुछ जो है वो रिमेनिंग रिएक्टेंट में छूट गया है। तो मैं क्या करूंगी कि मैंने जो जितना आइडियली मैंने एज्यूम किया था अपना प्रोडक्ट, जितना अमाउंट उसका, मैं
में से क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी जितना मेरे पास मौजूद है, तो मुझे वो पता चल जाएगा कि जितना जो है वो रिएक्टेंट में रह गया है, जितना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हुआ। सही है। तो बिल्कुल उसी कंडीशन को यूज करते हुए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं 0.4, अब यहाँ पर तो हमारे पास आइडियली जो क्या है 0.4 है ना, ठीक है, तो 0.4 में से मैं x मिलीमोल्स को माइनस करवा रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 2.0 मिलीमोल्स माइनस एक्स, अब अच्छा यहाँ पर इसको जूम कर लेते हैं, ये दिखने रहा। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि 2.0 में से 5x को माइनस करवा रही हूँ, क्योंकि रिएक्टेंट साइड पे हमने देखा कि 5x मिलीमोल्स जो है वो क्या हो रहे हैं, रिमेनिंग पीछे बच रहे हैं ना, तो उसको हमने माइनस करवाना है। तो 2.0 माइनस 5x यहाँ पर मैं करवा रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब हमने क्या करना है, अब हमने इन मिलीमोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है। तो अगर यहाँ का वॉल्यूम निकालेंगे तो 29 आ जाएगा। ठीक हो गया, 29 वॉल्यूम आ जाएगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अब हमने कॉन्सेंट्रेशन, अब हमने देखनी है Fe+2 की और Fe+3 की कि किसके बराबर है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि Fe+2 x अपॉन 20, सॉरी 5x होगा, यहाँ पर 5 गलती से मैंने नहीं लगाया, लगा देते हैं इसको। यहाँ पर 5 आना जरूरी है। ठीक हो गया, लगा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सही। अच्छा, तो यहाँ पर 5x क्या हो गया, 5x अपॉन 29। फिर हमने कहा कि MnO4 किसके बराबर है, x अपॉन 29 के। तो मैं इस वाली इक्वेशन में अगर x अपॉन 29 की जगह मैं MnO4 पुट कर दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना। तो अगर मैंने इसको ऐसा पुट कर दिया तो हमारे पास कुछ फाइनल इक्वेशन ये बन जाएगी। ठीक हो गई, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं ताकि हमें जो है वो पता चले कि हमारी फाइनल इक्वेशन क्या है। सही हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखेंगे कि Fe+2 जो है वो किसके बराबर है। सबसे पहले हम कह रहे हैं कि हमारे पास Fe+2 किसके बराबर, Fe+3 सॉरी, Fe+3 किसके बराबर है, इसके बराबर है ना। तो ये रहा हमारे पास। फिर हमने क्या किया, अब यहाँ समझने वाली बात है कि हमने यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर हमने 5 को कॉमन लिया है। 5 को कॉमन लेने पर 5 0.4 ये कैलकुलेटर में करके देख लेना कि 5 को मल्टीप्लाई करना 0.4 से तो क्या आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा। यानी कि 5 का टेबल अगर 0.4 तक मैं पढ़ूं तो मेरे पास 2.0 आ जाता है। तो मैंने 5 कॉमन लिया तो 2.0 की जगह मैंने 0.4 लिख दिया, क्योंकि 0.4 पर 2.0 आ रहा है 5 के टेबल में, और 5 तो कॉमन आ गया, तो मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि Mn+2 किसके बराबर है, अब ये देखते हैं। ये इसके बराबर हो गया, यहाँ लिख लिया हमने। ठीक हो गया। तो अगर मैं ऐसा करूं कि ये और ये तो बराबर है ना, तो अगर मैं Fe+3 वाले में इसकी जगह ये लिख दूं तो कुछ गलत तो नहीं होगा ना। ठीक है, तो बस मैंने वही किया, यहाँ पर ये लिख दिया। अच्छा, अब इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया ताकि हमें पता चल जाए से। अच्छा, अब देखते हैं कि अब हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने पीछे कहा था कि हमने दोनों की जो नर्स्ट इक्वेशन को हमने ऐड किया था, लेकिन यहाँ ऐड करने से पहले हम कुछ ना कुछ चेंजिंग कर रहे हैं दोनों की नर्स्ट इक्वेशन में। हम वो क्या चेंजिंग कर रहे हैं, सबसे पहले Fe+3 वाले में हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने एक बात यहाँ पर चीज की हुई है, वो चीज मैंने ये की हुई है कि मैंने यहाँ पर जो है वो 5 पावर लगाकर मैंने फिर हटा दिया। अब मैंने क्यों हटा दिया यहाँ पर, क्योंकि हम जब 5 मिली मोल्स ऑफ Fa+2 या +3 की बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, लेकिन
अगर हम मतलब कि हाफ सेल में देखें, ठीक है, हाफ सेल में अगर हम देखें तो Fe+2 और Fe+3 में तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो रहा है वो तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, अगर हम सिर्फ एक मोल की बात करें। तो इसीलिए मैंने जब यहाँ पर एक मोल की बात करी है तो फिर मैं यहाँ के एन में भी जो है वो कहाँ के, यहाँ के एन में भी मैं 1 पुट करूंगी। तो कंफ्यूज मत होना कि आगे चल के मैं 1 क्यों पुट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर पावर लगाई थी लेकिन मैंने उसको काट दिया है। क्यों काट दिया है? क्योंकि मैं 1 मोल की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर कंसिडर कर रही हूँ, जिसकी वजह से मैं n=1 ले रही हूँ। लेकिन MnO4 में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि MnO4 वाले में तो 1 मोल उसका 5 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करके Mn+2 बना रहा है, ठीक है। Mn+7 जो है वो उसका 1 मोल 5 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर रहा है और Mn+2 बना रहा है, सही है। तो वहां पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो इस सबसे पहले इस वाली इक्वेशन को हम देख लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम देख लेते हैं कि इसमें हम क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया कि और से अगर देख रहे होंगे हम इसमें, तो n जो है ना, n इसमें हमारे पास वैसे तो यूजुअली हम देखते हैं कि n हमारा यहाँ पर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि हमने n यहाँ पर भी लगाया हुआ है और यहाँ पर भी लगाया हुआ है, ठीक हो गया। तो हमने ये क्या किया, हमने ये किया कि हमारी जो नर्स्ट इक्वेशन थी ना उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, नर्स्ट इक्वेशन की हर टर्मिनोलॉजी को, हर वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया n से। जब n से मल्टीप्लाई करा तो ये n से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा आ गया, ये n से मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा आ गया। और अच्छा, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करवाने पर यहाँ पर n आना चाहिए, तो मैंने लिखा नहीं है, बाद में कैंसिल आउट हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर n आना चाहिए तो लिख देते हैं इधर। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने अब n लिख दिया। अब n है तो फिर जाहिर सी बात है दोनों n की वैल्यू तो सेम ही होगी ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम अब देखते हैं Mn+2 की, अब हम देखते हैं उसमें भी हमने बिल्कुल इसी तरह से किया है। क्या किया है, हमने n को मल्टीप्लाई करवाया है ईच टर्म से, ईच वैल्यू से। तो हमारे पास यहाँ पर भी n आएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, दोबारा लिख देती हूँ।